वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 का वन शॉट। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। तो चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य, यानी कि वन शॉट। इसमें हम आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म बताएंगे जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पार्ट में जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो पहला है IVF, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर दूसरा है GIFT, इसका फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर अगला है IUD, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। फिर अगला है GIFT, इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर अगला है MTP, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमने आपको बताया जो चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य, इसमें जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, हमने आपको बताया है। अब हम आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको एक एक करके समझाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जनसंख्या विस्फोट इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में जनसंख्या विस्फोट के विषय में लिखना बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जनसंख्या विस्फोट। इसमें लिखेंगे किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर अचानक अधिक जनसंख्या बढ़ जाए, या कह सकते हैं कि जनसंख्या में अचानक वृद्धि हो जाए, तो उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में वृद्धि के कारण होता है। यानी कि जनसंख्या विस्फोट कब होता है? जब व्यक्ति मरते कम है और जन्म ज्यादा होता है, तो कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में वृद्धि के कारण होता है। जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं। इसमें पहली हेडिंग डालेंगे निरक्षरता। इसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का यह एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता निरक्षर है, यानी कि अशिक्षित है। इसी कारण से ही अज्ञानता व संतान उत्पत्ति करते हैं। यानी कि निरक्षरता, इसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का यह एक मुख्य कारण है, यानी कि हमारे भारत देश में अधिकांश जनता क्या है? अशिक्षित है। यही कारण है कि अज्ञानतावश कह सकते हैं संतान उत्पत्ति करते हैं। अब इसके बाद अगले हम डालेंगे सामाजिक रीति रिवाज। इसमें लिखेंगे हमारे देश में किसी भी परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। यह कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, इसी कारण पुत्र चाह में जनसंख्या वृद्धि होती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे कम आयु में विवाह। इसमें लिखेंगे ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। यानी कि जनसंख्या वृद्धि का यह कारण है कि कम आयु में विवाह ग्रामीण और अशिक्षित परिवार में आज भी कह सकते हैं कि बाल विवाह का प्रथा प्रचलित है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। नंबर 4
अगले डालेंगे गरीबी, इसमें लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश जनता निर्धन है। यानी कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उसमें अधिकांश लोग क्या होते हैं, निर्धन यानी कि गरीब होते हैं, जो इस बात में यकीन करते हैं कि यदि अधिक बच्चे होंगे तो वह काम करके अधिक पैसा कमाएंगे। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं वह अधिकांश कह सकते हैं अधिकतर निर्धन यानी गरीब होते हैं। तो ये इस बात पे यकीन करते हैं यदि अधिक बच्चे होंगे तो वो अधिक पैसे कमाकर लाएंगे। नंबर 5 डालेंगे मृत्यु दर में निरंतर कमी, इसमें लिखेंगे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं बेहतर जीवन स्थिति के फलस्वरूप रोगों अकाल महामारी कुपोषण आदि से होने वाली मौतें व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि आई है। यानी कि हमारे भारत देश में चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत ही बेहतर हुए हैं, जिसके कारण अकाल मृत्यु, महामारी, कुपोषण इन मौतों में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि आई है, जिसके कारण अभी भी हमारे देश में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके विषय में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जनसंख्या नियंत्रण इस पर आप किस प्रकार से निबंध लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जनसंख्या नियंत्रण, इसमें लिखेंगे तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। यानी कि जो हमारे भारत देश में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि किन उपायों के द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। तो इसमें लिखेंगे शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय एवं व्यय के सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित होता है। यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो जानता है कि हमारी आय क्या है और हमारा खर्च कितना है, इसलिए वह सीमित परिवार के महत्व को समझता है। यही कारण है कि शिक्षित परिवार सामान्यतः सीमित होते हैं। अगली हेड डालेंगे बच्चों की संख्या का निर्धारण, इसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए, तभी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। इसके बाद अगली हेड डालेंगे विवाह योग्य आयु में वृद्धि, इसमें लिखेंगे विवाह का जन्म से सीधा संबंध होता है, अतः विवाह की उम्र में वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है, जिसके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। यानी कि जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। अगली हेड डालेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा। यानी कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। तो इसमें लिखेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु सरलता एवं सर्वोत्तम उपाय हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग को प्रेरित किया जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम है इन्हें बढ़ावा देकर हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के
नियंत्रण हेतु सरलतम और कह सकते हैं सर्वोत्तम या अच्छा उपाय है। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधक गोलियों के उपाय को प्रेरित किया जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। अब अगले डालेंगे कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि। इसमें लिखेंगे यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीक को अत्यधिक उपलब्ध कराया जाए तो कम जनशक्ति द्वारा ही कृषि की जा सकेगी तथा सीमित परिवार के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सहायक जनन प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं और IVF तकनीकी या परख एनालिसिस या पात्र निषेचन, इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इसमें लिखेंगे यदि दंपत्ति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है तथा ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज संभव नहीं है तो कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा इन्हें बच्चा पैदा करने में सहायता की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती हैं, यानी कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इसमें लिखेंगे यदि दंपत्ति बच्चा पैदा करने में असमर्थ है या सक्षम नहीं है तथा ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज भी नहीं है तो कुछ विशेष तकनीकों के माध्यम से बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये तकनीकें कहलाती हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अब अगले डालेंगे IVF तकनीकी या परख एनालिसिस या पात्र निषेचन, यानी कि परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि IVF तकनीक क्या है, या ऐसे पूछेगा कि परख एनालिसिस किसे कहते हैं, या इस पे टिप्पणी लिखिए, या पात्र निषेचन किसे कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे यह तकनीक उन दंपतियों द्वारा अपनाई जाती है जब महिला में या तो गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के शुक्राणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि जो IVF तकनीक है या परख एनालिसिस या पात्र निषेचन, ये जो तकनीक है या तकनीक उन दंपतियों द्वारा अपनाई जाती है या तो महिला का गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के शुक्राणु जो है गर्भाशय तक नहीं पहुंचते। इसमें शरीर के ताप जितने ताप पर लैब में एक परख नली में पुरुष के शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु को मिलाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पुरुष के शुक्राणु है और जो मादा के अंडाणु है उसको एक परख नली में मिलाया जाता है, कह सकते हैं इसको एक परख नली में इसका निषेचन कराया जाता है तथा उससे बनने वाले भ्रूण को पुनः महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। यानी कि जो पुरुष होता है उसके शुक्राणु और मादा के अंडाणु जो है उसे उसका निषेचन एक कह सकते हैं एक परख नली में कराया जाता है। जब उससे जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को पुनः महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जहां उसका पालन पोषण एवं सामान्य शिशु की तरह होता है तथा 9 माह उसका जन्म सामान्य बच्चे की तरह होता है। यानी कि जब भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो उसका पालन पोषण एक सामान्य शिशु की तरह होता है। जब 9 माह पूर्ण हो जाते हैं तब सामान्य बच्चे की तरह ही उसका जन्म होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं और IVF तकनीक या परख एनालिसिस या पात्र निषेचन किसे कहते हैं, इसके विषय में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप चिकित्सीय सगर्भता समापन या MTP इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछता है कि एमटीपी पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे गर्भ की अवधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगर्भता समापन या एमटीपी कहलाता है। यानी कि जो भ्रूण होता है उसकी अवधि पूरी होने से पहले ही उस भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर देना कहलाता है चिकित्सीय सगर्भता समापन या एमटीपी। इसमें लिखेंगे यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही या 12 सप्ताह तक की सुरक्षित होती है। यानी कि गर्भ की अवधि पूरी ही नहीं होती है, उसके पहले ही अगर भ्रूण को समाप्त कर दिया जाए तो उसे कहेंगे चिकित्सीय सगर्भता समापन या एमटीपी। यह प्रक्रिया जो है प्रथम तिमाही या 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। यह प्रक्रिया कानूनन अपराध है। यानी कि गर्भ की अवधि पूरी होने से पहले ही अगर भ्रूण को समाप्त कर दिया जाए तो ये कानूनन अपराध है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब यह करना आवश्यक हो जाता है। अब इसमें लिखेंगे जैसे बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग, गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने पर आदि। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब यह करना आवश्यक हो जाता है, जैसे बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, या कह सकते हैं शिशु में जन्मजात रोग, या कह सकते हैं गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने पर आदि। यही कारण होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि गर्भ की अवधि पूरी नहीं होती है, उसके पहले ही भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसे ही बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, और इसमें हम आपको दो जो यौन संचारित रोग हैं, नंबर 1 सुजाक, नंबर 2 उपदंश यानी कि सिफिलिस, इसके विषय में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यौन संचारित रोग। इसमें लिखेंगे ऐसे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। यानी कि यौन संचारित रोग, इसमें लिखेंगे ऐसे रोग जो यौन संबंध स्थापित करने से फैलते हैं उन्हें कहते हैं यौन संचारित रोग। इसके बाद इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नंबर 1 सुजाक यानी कि गोनोरिया। इसमें लिखेंगे यह रोग नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। यानी जो सुजाक या गोनोरिया रोग है, यह रोग नाइजीरिया गोनोरी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा यह रोग होता है। अब इसमें हम डालेंगे लक्षण। इसमें लिखेंगे नंबर 1 पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। यानी कि जो पुरुष हैं जिनके यह रोग हो जाता है तो क्या होता है, जो मूत्र मार्ग होता है इसमें सूजन आ जाती है। नंबर 2 मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है। नंबर 3 यह ज्ञानेंद्रियों को हानि पहुंचाता है। नंबर 4 जोड़ों में सूजन और पीड़ा होने लगती है। तो बच्चों ये है सुजाक या गोनोरिया के बैक्टीरिया के नाम और उनके लक्षण। अब अगली है डालेंगे उपदंश या सिफिलिस। इसमें लिखेंगे यह रोग टिप्रोनेमा नामक जीवाणु से होता है। यानी कि यह रोग ट्रिपोनेमा नामक जीवाणु द्वारा होता है।
अब इसके लक्षण लिखेंगे। इसमें लिखेंगे नंबर 1, पुरुषों व महिलाओं के जनन अंग में लाल दाने हो जाते हैं। नंबर 2, मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है। तो ये हैं उपदंश या सिफिलिस के लक्षण। यानी कि जो उपदंश या सिफिलिस रोग है ये किस जीवाणु द्वारा होता है? ट्रिपोनेमा नामक एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा यह उपदंश या सिफिलिस रोग होता है। इसके लक्षण हमने आपको बताया है कि जिसके ये रोग हो जाता है उसमें क्या होता है, जो जनन अंग है उसमें लाल दाने हो जाते हैं और मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं और इसमें हमने आपको सुजाग किस बैक्टीरिया से होता है और उसके लक्षण तथा उपदंश या सिफिलिस रोग किस बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम और उसके लक्षण हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उलवेधन या एमनियोसेंटेटिस किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। जो ये एमनियोसेंटेटिस है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हेड डालेंगे उलवेधन या एमनियोसेंटेटिस। इसमें लिखेंगे यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असमानता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। यानी कि यह एक ऐसी तकनीक है कि जब महिला गर्भवती होती है तब उसके भ्रूण की जांच की जाती है और उसमें पता लगाया जाता है कि कोई कमी तो नहीं है। इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, गर्भ में एक एमनियोटिक द्रव होता है, उसे इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है, इसमें जो गर्भ में एमनियोटिक द्रव होता है उसे इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। फिर इसमें इस द्रव को क्या किया जाता है, इसमें गुणसूत्र जो होते हैं उसका निरीक्षण किया जाता है, यानी कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। फिर इसके आगे लिखेंगे लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है। यानी कि कोई कमी है कि नहीं है, गुणसूत्रों में कोई समस्या है कि नहीं है, उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है और इसके माध्यम से लिंग की भी जांच की जा सकती है। फिर लिखेंगे यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। यानी कि इसके माध्यम से ये जांच हो जाती है कि पुत्र है कि पुत्री। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कन्या भ्रूण हत्या के लिए इसका प्रयोग होने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि उलवेधन या एमनियोसेंटेटिस किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांध्याकरण किसे कहते हैं, इसकी जो विधियां हैं इसके विषय में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। ये जो प्रश्न है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हेड डालेंगे बांध्याकरण। इसमें लिखेंगे बांध्याकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें नर या मादा के जनन वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। बांध्याकरण यह एक ऐसी तकनीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो नर या मादा के जनन वाहिनियां हैं उनको काटकर बांध दिया जाता है। यह जनन क्षमता को अस्थायी रूप से रोकने के लिए सर्वाधिक सफल विधि है। ये विधियां निम्नलिखित हैं। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे महिला नसबंदी या
ट्यूबेक्टोमी। इसमें लिखेंगे इस विधि में स्त्रियों के अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। यानी कि इस विधि में क्या किया जाता है, जो स्त्रियां होती हैं उनकी जो अंडवाहिनी होती है उसको काटकर बांध दिया जाता है, ताकि अंडाशय में बनने वाले अंडाणु अंडवाहिनी नलिका में आगे ना बढ़ सकें। यानी कि इस विधि में क्या किया जाता है, जो स्त्रियां होती हैं उनकी अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, ताकि जब अंडाशय में बनने वाले अंडाणु जो हैं अंडवाहिनी में ही रुके रहें, इसके आगे ना बढ़ सके तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी ना हो सके। जब जो अंडाणु है वो अंडवाहिनी नलिका के आगे नहीं जा पाएंगे तो निषेचन नहीं हो पाएगा। इस विधि से जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगले डालेंगे पुरुष नसबंदी या वैक्सोटॉमी। इसमें लिखेंगे इस विधि में पुरुषों के शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, जो पुरुष की शुक्रवाहिनी है उसको काटकर बांध दिया जाता है, ताकि वृषण में बनने वाले शुक्राणु आगे ना बढ़ सकें। यानी कि जब पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाएगा तो जो वृषण में शुक्राणु बनते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी ना हो सके। यानी कि जब पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है तब जो वृषण में शुक्राणु बनते हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं, जिससे निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। इसका जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बांध्याकरण किसे कहते हैं। इसकी दो विधियां हमने आपको बताया है। नंबर 1 महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी, नंबर 2 पुरुष नसबंदी या वैक्सेक्टोमी। इसके विषय में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।